और अब बात करते हैं नीतीश राज की। नीतीश कुमार ने फिर से बिहार की कमान संभाल ली है। बीजेपी कोटे से 7 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिसमें से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। जेडीयू कोटे से 5 मंत्रियों ने शपथ ली, तो गठबंधन साझेदार हम से संतोष मांझी और वीआईपी के मुकेश साहनी ने भी मंत्री बनाए गए। यानी बिहार में नीतीश कुमार की टीम तो बन गई, लेकिन सवाल उठ रहा है कि गृह मंत्रालय किसके कोटे में जाएगा? कार्मिक मंत्रालय की कमान कौन संभालेगा? सूबे का वित्त मंत्रालय खुद नीतीश अपने पास रखेंगे या ये बीजेपी के कोटे में जाएगा? सत्ता के लिए ग्रहों का संयोग इस तरह बना कि नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री के तौर पर भले ही उनके नाम पर कोई शक नहीं था, लेकिन बीजेपी को उप मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने में बहुत समय लगा। मैं तारकिशोर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि बीजेपी कोटे से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। मैं रेणु देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। इससे पहले कि आपको बीजेपी का फ्यूचर प्लान डिकोड करें, उससे पहले ये भी जान लीजिए कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में किसको किसको जगह मिली। जेडीयू कोटे से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी, शीला मंडल। वहीं बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री के अलावा अमरेंद्र प्रताप सिंह, मंगल पांडे, राम सूरत राय, रामप्रीत पासवान, जीवेश मिश्रा ने मंत्री पद की शपथ ली। हिंदुस्तान आवामी मोर्चे से संतोष मांझी भी नीतीश सरकार में मंत्री बने। संतोष मांझी जीतन राम मांझी की बेटे। मैं संतोष ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। गठबंधन में साझेदार मुकेश सहनी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार की टीम तैयार है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि बिहार गठबंधन में बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में आ चुके नीतीश कुमार तालमेल कैसे बिठाएंगे? नीतीश कुमार जी देश के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्हें किसी प्रदेश में 7वीं बार शपथ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नीतीश कुमार जी के व्यवहार स्वभाव को जो लोग जानते हैं और जो उनसे परिचित हैं, वो स्वीकारते हैं कि चुनौतियों को झेलने में और पूरा करने में उनको बड़ा आनंद आता है। मुझे लगता है कि जो इस बार का कार्यकाल है वो पहले से ज़्यादा चुनौती वाला भी होगा, लेकिन ज़्यादा दिलचस्प भी वाला होगा, जिसमें नूतन बिहार की संरचना को लेकर के, नवीन बिहार की संरचना को लेकर के वो पहले से ज़्यादा सक्रिय हों। मुझे याद है मैं 2000 में भी नीतीश जी जिस समय पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस समय भी बीजेपी की संख्या उनसे लगभग इसी तरह की थी। हमने उस समय भी मुख्यमंत्री माना और हमारे नेताओं ने कहा कि अगर कम भी आएगा तो ये मुख्यमंत्री यही होंगे, तो आज मैं मुख्यमंत्री माना हूं। इसलिए कोई दबाव नहीं, कोई बड़े भाई छोटे भाई नहीं, एनडीए की सरकार है। सियासत के कई रंग देखने वाले नीतीश कुमार अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि आगे की राह आसान नहीं, लेकिन एक सच ये भी है कि नीतीश कुमार के पास ज्यादा राजनीतिक विकल्प नहीं बचे। अब ये भी समझना जरूरी है कि बीजेपी ने 2 उप मुख्यमंत्री क्यों बनाए और इसके पीछे रणनीति क्या है। नई टीम होगी, इस बार नया टीम है। हर बार कुछ न कुछ नयापन आता है। सुशील मोदी सर दिस टाइम। तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री बिहार, रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बिहार। शपथ ग्रहण से 48 घंटे पहले बिहार में भी बहुत कम लोग इन दोनों नामों से परिचित होंगे, लेकिन कटिहार से विधायक तारकिशोर प्रसाद और बेतिया से विधायक रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया। दरअसल तारकिशोर प्रसाद वैश्य समुदाय से आते हैं, सुशील मोदी के करीबियों में से एक माने जाते हैं। सुशील मोदी को हटाने से बीजेपी से वैश्य वोटर न छिटके, इसलिए तारकिशोर को विधानमंडल दल का नेता बनाया गया। तारकिशोर प्रसाद की सीमांचल में तगड़ी पकड़ बताई जाती है। मैं तारकिशोर प्रसाद। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने 16 वैश्य प्रत्याशियों को टिकट दिया, जिसमें से 15 ने जीत दर्ज की,
ऐसे में बीजेपी वैश्य वोटर्स को नाराज करने का जरा भी जोखिम नहीं लेना चाहती। रेणु देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। वहीं अगर रेणु देवी की बात करें तो अमित शाह की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी। चंपारण इलाके में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता। इस चुनाव में एनडीए की जीत में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही। ऐसे में बीजेपी ने रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाकर महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की। महिलाओं के सशक्तिकरण